नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों को इस WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर अब आप चाहें तो शाम 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक हमको कॉल भी कर सकते हैं, WhatsApp कॉल। ठीक है ना। मैसेज के साथ साथ अब आप लोग हम लोगों को WhatsApp कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, जो नंबर दिया गया है। साथ साथ ये हमारा Instagram ID है, अगर आप चाहें तो हम कोई प्रॉब्लम होती तो इस ID पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य। इसमें हम जो पिछले वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि स्प्रेडशीटों की विशेषता क्या होती है, किस प्रकार से हम उसमें डेटा डाल सकते हैं, MS एक्सेल 2007 की विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या सुविधाएं हमको MS एक्सेल 2007 से मिलती हैं, फिर एक्सेल शुरू कैसे करते हैं, एक्सेल को कैसे प्रारंभ किया जाता है वो भी हमने सीखा था। फिर हमने बात की थी कि एक्सेल की वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट में रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं, ठीक है ना, पंक्तियां और स्तंभ, उनके बाद में बात की थी। फिर हमने वर्कशीट का चयन करना, जोड़ना और नाम परिवर्तन करना, उसको रीनेम करना, ये चीज़ें सीखी थी। आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल और रेंज का चयन करना। तो सेल मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, तो जो एक छोटा सा रेक्टेंगल या मतलब आयताकार जो आपको आकृति मिलती है उसको सेल बोलते हैं आप, ठीक है ना। और रेंज जो होती है वो सेल, एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक जहाँ तक आप लेना चाहें उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो सेल A1 सबसे पहले जब आप खोलते हैं MS एक्सेल, जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले जो आपका जो सेल सक्रिय होगा वो होगा A1, ठीक है ना। तो A1 ये जो मैं आपको दिखा रखा है ये सेल आपका सक्रिय रहेगा। ये आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखा रखा है, ये है A कॉलम है और 1 इसकी लाइन है, ठीक है ना, रो है। तो A कॉलम का 1 रो में जो पढ़ रहा है सेल उसको बोलेंगे A1, ठीक है, ये है A1। तो ये सबसे पहले जब ऑटोमेटिकली जब आप एक्सेल खोलते हैं तो सबसे पहले जो आपका कर्सर होता है वो अपने आप A1 पर रहता है, मतलब वो सेल आपका एक्टिवेट रहता है। सक्रिय सेल जो होता है आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेल एक्टिव है, उसके चारों ओर उसके जो बॉर्डर है उसका रंग जो है बाकी के जो बॉर्डर हैं उनके से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या अधिक काला हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेल इस समय पर एक्टिव है। तो आपका A1 सेल एक्टिव है, क्यों? क्योंकि जो इसकी जो चारों ओर की जो ये आप देख रहे हैं बाउंड्री, ये बाकी की जो बाउंड्री है उससे ज़्यादा गाढ़ी है, ठीक है ना, अधिक काली है। अगली बात है, फिर आप माउस पॉइंटर के द्वारा आप आसानी से सेल का चयन कर सकते हैं। आप जिस भी सेल को चाहें उस पर अगर क्लिक करेंगे तो वही अगला एक्टिव सेल हो जाएगा, वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें सेल की रेंज का चयन करना आता है, फिर आप माउस की सहायता से ही भी सेल की रेंज का चयन कर सकते हैं, फिर आप नेम बॉक्स भी डाल सकते हैं, उसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल और रेंज का चयन करने का मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि कैसे आप चयन करेंगे। तो देखिए, आप इसको ले गए अपने कर्सर को, आपने इसको जैसे ऑर्डर डेट है इस पर जैसे क्लिक किया तो देखिए ये सब हो गया। अब आपने कई सारे सेल एक साथ चुन लिए, तो ये आपने A1 से लेके C5 तक, ये कहाँ से लिया आपने, ये A1 से लेके आप कहाँ तक ले गए थे, C5 तक, ये आपने चुन लिए थे। आप चाहें तो यहाँ पर लिखकर A1 से C5 लिखकर भी आप चयन इसका कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसमें आपको दिखाया, ठीक है ना। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप A1 से C वाली जो है वो C5 तक का जो आपने ये जो पूरा एरिया है इस पूरी रेंज का चयन कर लिया। तो जब कई सारे सेल को आप एक साथ लेते हैं तो एक रेंज बन जाती है, ठीक है ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप माउस से इसको सेलेक्ट कर लें सारे के सारे उसको रेंज को, या फिर यहाँ पर A1 और A1 और डॉट C5 लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। वो जो रेंज है वो चयन उसका रेंज का सिलेक्शन हो जाएगा। A1 से लेके C5 तक, जो A1 है यहाँ से लेके और C5 तक के सारे जो सेल हैं उनका चयन हो जाएगा। A1 है स्टार्टिंग पॉइंट और C5 है इसका एंड पॉइंट, ठीक है ना। और फिर ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है ये पूरी हाईलाइटेड दिखाई देगी।
अब बात आती है दूसरी कि वर्कशीट में आप भ्रमण कैसे करेंगे। एक वर्कशीट में आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। तो आप चाहें तो जो स्क्रॉल बार होती है वर्टिकल या हॉरिजेंटल उसका उपयोग करके जा सकते हैं, ठीक है ना। आप लंबवत यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल बार का उपयोग करके अपनी वर्कशीट में रो के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं, और क्षैतिज अगर हॉरिजेंटली आप कर सकते हैं तो आप कॉलम में दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर जा सकते हैं। तो वर्कशीट में मूव या स्क्रॉल भी आप चाहें तो कर सकते हैं, उसको जूम भी कर सकते हैं, माउस का उपयोग करके भी स्क्रॉल या जूम कर सकते हैं, और आप बिना माउस की सहायता के भी जो आपका टूल बार है नीचे, उसमें जो नीचे की तरफ रहता है उसमें आपका जूम का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप जूम कर सकते हो। तो वर्कशीट में भ्रमण कैसे करते हैं इसको इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये आप जो स्क्रॉल बार है ये हॉरिजेंटल वाली स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल वाली स्क्रॉल बार है। तो इस हॉरिजेंटल को आप दबाएंगे तो आप इधर की तरफ बाएं से दाएं जा सकते हैं, और वर्टिकल को दबाएंगे तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। साथ साथ फिर इसके बाद आप चाहें तो माउस से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, माउस से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, माउस से आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं अब इसमें माउस से आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा था। ऐसे ही आप चाहें तो माउस से जूम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मूव और स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये अभी मैं फिर स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी अगर आप चाहें तो फिर इसको अब कहीं से भी आप स्क्रॉल या जूम मतलब आप चाहें तो इन ये जो आपके स्क्रॉल बार दिए यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर माउस की सहायता से भी स्क्रॉल और जूम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी स्क्रॉलिंग का है। फिर आप क्या करेंगे, अगर आप जो कंट्रोल बटन है उसको दबाए रखेंगे तो आप, और जो माउस है उसको, उस पर जो बॉल होती है, उसमें जो बॉल ऊपर से दी होती है, जो व्हील दिया होता है, उस व्हील के माध्यम से आप जूम कर सकते हैं, या फिर जो जूम के लिए दो जो ये बटन दिए हैं माइनस और प्लस वाले, इनके सहायता से भी आप जूम कर सकते हैं, मतलब जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। जूम इन का मतलब है आप इसको बड़ा कर रहे हैं, और जूम आउट का मतलब आप इसको इससे बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट आप देख पाएंगे अगर आप जूम आउट करते हैं तो। अब बात आती है डेटा एंट्री की। तो आप जो एक्सेल के सेल होते हैं उसमें बहुत सारे प्रकार का डेटा एंटर कर सकते हैं। कौन कौन सा? आप संख्याएं डाल सकते हैं, पाठ या टेक्स्ट जिसको बोलते हैं वो डाल सकते हैं, दिनांक और समय डाल सकते हैं, तथा सीरीज में डेटा भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। सीरीज में डेटा वाली जो बात है वो आगे चल के हम समझेंगे। सीरीज क्या होती है? ऐसे जो नंबरों की एक सीरीज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर मैं नंबर लिखते जाऊँ तो एक ये श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के नंबर भी आप एंटर कर सकते हैं। तो एक एक करके बात कर लेंगे इनकी, हम वीडियो में देख लेते हैं। तो आपको जो डेटा एंटर करना है उसके लिए सिंपली आप जो एक सिंपल पूर्णांक होता है वो भी एंटर कर सकते हैं, दशमलव वाली जो अंक हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ आप वैज्ञानिक पद्धति से जो चीज़ें लिखी गई हैं वो भी आप वैज्ञानिक प्रणाली से भी आप नंबर लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपके उसमें है। और अगर आपको ऐसा कहीं इसमें दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि नंबर लंबा है और जो कॉलम है उसकी विड्थ कम है, उसकी चौड़ाई कम है, इसलिए वो समा नहीं रहा था। तो उसको अगर डबल क्लिक करेंगे आप राइट में तो वो अपने आप पूरा नंबर आपको दिखाई दे जाएगा। ये आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है सारा ये टेक्स्ट है, इसको आप पाठ कह सकते हैं, इसको भी आप एंटर कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको एंटर करना है कोई भी, चाहे आपको न्यूमेरिकल अंक कोई एंटर करना हो, चाहे आपको संख्या एंटर करना, चाहे आपको टेक्स्ट एंटर करना हो, तो आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था डेटा कैसे एंटर करते हैं उसी प्रकार से आप चाहे टेक्स्ट लिखिए। इसके बाद आता है ये डेट्स, जो तारीखें हैं, तारीख को आप कई प्रकार के माध्यम से लिख सकते हैं, कई तरीके के मेथड हैं, अलग अलग तरीके से आप तारीखों को दिखा सकते हैं। जैसे ये 6 जनवरी 2019 लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले साल आ गया है, फिर उसके बाद महीना आया है, फिर उसके बाद डेट आई है। यहाँ डेट पहले आई है, महीना बाद में आया है और साल सबसे लास्ट में आया। तो किसी भी प्रकार से किसी भी फॉर्मेट में आप दिनांक और समय नोट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आती है अगली बात डेटा को एडिट करने की, डेटा को संपादित करने की। तो डेटा को एडिट करना, जैसे डेटा को एडिट करने का मतलब है जैसे ईस्ट लिखा हुआ है, इस डेटा को अगर मैं हटाना चाहूँ तो कैसे हटाऊंगा, ठीक है ना। या इसको मैं अगर समझो इसको ईस्ट को ईस्टर्न करना चाहूँ, ठीक है ना, या फिर वेस्ट करना चाहूँ तो किस प्रकार से कर सकता हूँ, तो वो देखते हैं इसके वीडियो के माध्यम से। तो जैसे जब आप करना है किसी को आपको, तो आपको F2 की जो की है वो प्रेस करनी होगी। जैसे आप F2 दबाएंगे तो ये देखिए ब्लिंक करने लग जाएगा और यहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने पेंसिल गलत लिखी थी, यहाँ ये बाइंडर लिखा हुआ है, इसको ई करना है, तो मैंने इसको फिर F2 दबाया और इसको जाके ई कर दिया, ठीक है ना। या तो आप F2 दबाइए या फिर आप माउस से डबल क्लिक करिए, जो भी सेल आपको, जिस सेल की भी सामग्री चेंज करनी है उस सेल पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, या फिर
मतलब दो तरीके हैं, या तो आप F2 दबाएं या फिर डबल क्लिक करके जो कमांड है उसकी माध्यम से उसको चेंज कर दें, ठीक है ना। और अगर आपको चीज़ें वापस लानी है, कुछ आपने गलती से कुछ कर दिया, तो आप अंडू वाला बटन यहाँ से दबाएंगे तो वो चीज़ आपकी वापस आ जाएगी। अगर आपको कुछ करेक्शन गलत हो गया है, कुछ आपको दोबारा लाना है, तो आपको अंडू दबाना पड़ेगा। अंडू यानी कि या फिर आप अंडू दबाइए या फिर कंट्रोल जेड भी अंडू का ही काम करता है, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं। इस तरीके से डेटा को आप एडिट कर सकते हैं, डेटा को संपादित कर सकते हैं। अब अगली बात आती है सेल संदर्भ की, सेल के रेफरेंस की। तो हम जो सबसे शुरू में बात की थी कि सबसे पहला जो सेल सेलेक्टेड रहता है वो A1 रहता है, ठीक है ना। तो वही रेफरेंस है, उसको आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं पर किसी फॉर्मूले में A1 लिखेंगे तो जो A1 पे संख्या है उसके साथ उस फॉर्मूले को आप यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्कशीट में अनेक कॉलम और रो होते हैं। वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट संदर्भ होता है। क्या होता है? एक विशिष्ट संदर्भ होता है। अब वो संदर्भ क्या होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए A8 की बात कर रहे हैं, तो A8 किसका रेफरेंस है, किसका संदर्भ है? उस सेल का संदर्भ देता है जो कॉलम A और रो संख्या 8 में है, ठीक है ना। मतलब अगर हम A8 की बात कर रहे हैं तो A कॉलम में 8 नंबर रो पे जो सेल है उसको हम A8 कहेंगे। तो ये क्या है? ये A8 है। ये आपको दिखाई भी देता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो A8 लिखा हुआ आ रहा है। ये आपको सेल फाइंडर होता है। ये सेल की आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि सेल है कौन सा, जिस पर आप इस समय जो एक्टिव सेल है वो यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। और इसकी आप देख रहे हैं, इसकी जो बाउंड्री है वो ज़्यादा गाढ़ी है, तो इससे आप पता चल जा रहा है कि ये एक्टिव सेल है और एक्टिव सेल कौन सा है? A8 है, ठीक है ना। तो ये इसका रेफरेंस हो गया, तो इसको सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं, सेल रेफरेंस। अब बात आती है वर्कशीट में डेटा खोजना और उसे प्रतिस्थापित करना, मतलब उसको बदलना। तो वर्कशीट में डेटा को खोजने के लिए आप होम वाले टैब पर जाइए। होम टैब के अंदर आपको सब टैब जो मिलेगा, उसका जो कमांड मिलेगी, फंक्शन मिलेगा, वो मिलेगा फाइंड एंड सेलेक्ट वाला। तो इस फाइंड एंड सेलेक्ट फंक्शन के माध्यम से आप डेटा को खोज सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसे प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अभी एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना, वीडियो में देख लेते हैं। तो वर्कशीट में डेटा खोजना और उसे प्रतिस्थापित करना कैसे किया जाता है। तो हम गए, मैंने आपको बताया होम टैब में आपको यहाँ जो फाइंड वाला है इस पे जाएंगे आप। तो फाइंड में आपको जैसे गिल आपने ढूंढना है, तो फाइंड ऑल करेंगे तो सारी गिल आपको दिखाई दे जाएंगी। जो भी गिल नाम की एंट्रीज होंगी GILLL वो दिखाई देगी। आप यहाँ से इसको रिप्लेस यानी कि प्रतिस्थापित करने के लिए रिप्लेस दबाएंगे। तो रिप्लेस किसके साथ आप करना चाहते हैं? मान लीजिए गुल करना चाहते हैं, गिल को आप गुल करना चाह रहे हैं, तो आप इसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे जो गिल हैं वो गुल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये भी गुल बन गया, ठीक है ना। और नीचे भी जहाँ पर भी गिल है वो गुल बन गया, ये भी गुल बन गया है, नीचे ये दो भी गुल बन गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या बन गए हैं? गुल बन गए। गिल थे और गिल से आपने उसको GILL से GULL कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो डेटा है उसको प्रतिस्थापित भी कर सकते हैं। तो ढूंढ सकते हैं, ढूंढने के साथ साथ उसको आप बदल भी सकते हैं। अगली बात आती है वर्कशीट को संशोधित करने की। तो वर्कशीट को संशोधित करने में बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। कौन कौन से काम हम करेंगे? सेल, रो, कॉलम को इंसर्ट करना और सेल को डिलीट करना। एक तो ये काम करेंगे। रो और कॉलम का आकार बदलना, ये भी हम सीखेंगे। सभी सेलों को कॉपी या मूव करना, ठीक है ना। ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से हम तीनों चीजें हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल, रो, कॉलम इंसर्ट करना और सेल को डिलीट करना। तो वर्कशीट में इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें वर्कशीट में आप एक खाली सेल इंसर्ट भी कर सकते हैं, वर्कशीट में आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट में आप कॉलम इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करना, आपने पहले इंसर्ट करी, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है उस सेल या रो या कॉलम की, तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे वो भी इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हम जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि एक रिक्त सेल को कैसे इंसर्ट आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप होम टैब में चाहिए और जहाँ पे आपको सेल इंसर्ट करना है वहाँ पे रो में आप गए, फिर आपने यहाँ इंसर्ट से इंसर्ट सेल करा, इंसर्ट सेल से वहाँ पर सेल इंसर्ट हो जाएगा। फिर आप डिसाइड करते हैं, जैसे गए आप इंसर्ट पे, इंसर्ट सेल आपने किया, आपको राइट में करना है कि डाउन में करना है। तो अगर आप डाउन में करेंगे तो जो बाकी के सारे हैं वो नीचे चले आएंगे, अगर राइट में करेंगे तो सारी संख्याएं इधर चली आएंगी, ठीक है ना।
ठीक है। अब आप इसको लेफ्ट राइट क्लिक करके भी इस काम को जो यहाँ से इंसर्ट आप दे रहे हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप सेल एक रिक्त सेल एंटर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सेल को ही सेलेक्ट करना है। एक सेल को सेलेक्ट करे रखिए, आप राइट क्लिक करिए और वहाँ से इंसर्ट पे चले जाइए, या फिर होम टैब पे सीधे इंसर्ट पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। होम टैब में जाइए और इंसर्ट के साथ बने एरो को आप क्लिक करेंगे तो फिर इंसर्ट सेल आप करेंगे तो उससे वो पूछेगा आपको कि आपको कहाँ करना है, आपको राइट में डालना है नया सेल या कि डाउन में डालना है, ठीक है ना। जो नया सेल आपका डलेगा उसके बाद जो पहले का डेटा है उसको आपको राइट में धकेलना है कि नीचे की ओर धकेलना है, ठीक है ना। वो मैंने आपको अभी दिखाया किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है रो और कॉलम इंसर्ट करने की बात। तो आपको जहाँ भी जिस रो या कॉलम के पास रो के ऊपर रो इंसर्ट करनी है या रो के नीचे रो इंसर्ट करनी है वो आप पहले तय कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और वही बात है सेम, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, फिर यहाँ आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट रो करेंगे तो आप एकदम देखेंगे आपकी नई रो यहाँ पर इंसर्ट हो गई, ठीक है ना। अभी कंट्रोल जेड कर दिया तो वापस से वो दोबारा अंडू हो गया वो काम। फिर आप एक बार देख लीजिए, हम इंसर्ट पे गए और इंसर्ट रो पे गए तो अपने आप रो एक इंसर्ट हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम जब कॉलम की बात करते हैं, बी और सी के बीच में हमको मान लीजिए कॉलम डालना है तो हम क्या करेंगे, हम गए, हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट कॉलम किया तो देखिए बी और सी के बीच में कॉलम आ गया, ये बी और डी हो गए, ठीक है ना। फिर हमने कंट्रोल जेड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इंसर्ट में इंसर्ट कॉलम इंटायर कॉलम कर सकते हैं या फिर इंसर्ट रो भी कर सकते हैं। मतलब आप राइट क्लिक करके भी वो काम कर सकते हैं जो कि आप होम टैब में फॉर्मेट जो इंसर्ट कमांड है उस पर जाकर कर रहे हैं, ठीक है ना। वही बात यहाँ से आएगी, सेम है। तो वर्कशीट में कॉलम और रो आप इस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है सेल, रो या कॉलम को डिलीट करना, ठीक है ना। सेल, रो और कॉलम को आप डिलीट कैसे करते हैं, अभी तो हमने सीखा कि आप डालते कैसे, आप डिलीट कैसे करेंगे। आपको बहुत सिंपल है, आप जिस भी सेल को डिलीट करना है उस पर जाइए और जैसे ये सेल है इसको मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट पे गया, डिलीट पे हम डिलीट सेल को सेलेक्ट करेंगे तो जो बाकी के सेल उनको क्या करना है, वो सेल अगर इधर लाने हैं आपको तो आपने जो लेफ्ट वाला था वो दबाया, अगर अप लाना है तो अप वाला दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। ये चीज़ जाएगी, ये अगर यहाँ से डेटा हटेगा तो इसको रिप्लेस करने के लिए डेटा कहाँ से लाना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये बात करी सेल को करने की, डिलीट करने की। अब आपको कॉलम डिलीट करना है मान लीजिए, तो अगर आपने कॉलम अभी मैंने देखा, आप गए, आपने डिलीट पे गए, डिलीट से आप डिलीट कॉलम पे गए, आपने जैसे इसको क्लिक किया तो वो कॉलम वहाँ से उड़ गया, जो येलो वाला जिसके अंदर था एक सेल वो कॉलम अभी उड़ गया था, ठीक है ना। तो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं, आप जाइए, आप डिलीट पे दबाइए और डिलीट रो करेंगे तो आपकी जो रो है वो उड़ जाएगी, ठीक है, डिलीट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये चीज़। अब आती है बात रो और कॉलम के आकार बदलने की। आप किस प्रकार से किसी भी रो या कॉलम का आकार बदल सकते हैं। तो रो आपको पता है, रो इस प्रकार से होती है लंबाई में, तो रो की हम अक्सर ऊंचाई बदलते हैं, ठीक है ना। रो की क्या बदली जाती है, ऊंचाई बदली जाती है। और जो कॉलम होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं लंबवत, तो इनकी आप बदलते हैं चौड़ाई। तो इनकी आप क्या बदलते हैं, इनकी आप बदलते हैं चौड़ाई। इनको ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, कम चौड़ा कर सकते हैं। और रो को क्या है, रो को आप पतला कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइट मतलब उसकी कम कर सकते हैं या उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब काम होते हैं रो और कॉलम के आकार बदलने में, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम को विशिष्ट चौड़ाई पर सेट करना सीखेंगे, कॉलम की चौड़ाई परिवर्तित करना, उसकी चौड़ाई को चेंज करना ताकि उसमें सामग्री फिट हो सके वो भी सीखेंगे। अन्य कॉलम के साथ कॉलम की चौड़ाई का मिलान अगर करना हो, किस प्रकार से आप दो कॉलम की चौड़ाई एक जैसी कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। माउस का उपयोग करके कॉलम की चौड़ाई कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं वो देखेंगे। रो को विशिष्ट ऊंचाई पर सेट करना, कैसे आप रो को एक निश्चित ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सामग्री को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई परिवर्तित करना, ठीक है ना, ये भी देखेंगे। और माउस का उपयोग करके रो की ऊंचाई बदलना, ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम के आकार को बदलने की, ठीक है ना। तो कॉलम की सबसे पहले हमने बताया था आपको, कॉलम की हम क्या बदलते हैं, चौड़ाई बदलते हैं। तो कॉलम की अगर हमको कोई एक विशिष्ट चौड़ाई रखनी है, ठीक है ना, वो कैसे बदलेंगे और एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा। आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा हो सकता है जल्दी जल्दी आपको लगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम तय कर लेंगे कौन से कॉलम का चेंज करना है। फिर हम जाएंगे फॉर्मेट, होम के अंदर फॉर्मेट के अंदर, और इसमें अब कॉलम विड्थ का एक कॉलम आता है, ये 8.86 पहले से है, अब हमने इसको 11 करा तो देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ गई। अभी आपने देखा होगा इसकी चौड़ाई कम थी, इसकी चौड़ाई तुरंत बढ़ गई, 8.86 से 11 हो गई,
ठीक है ना। अब हमने इसको दोबारा वही कर दिया तो दोबारा चौड़ाई इसकी वही आ गई, हमने अंडू कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने किया। इसके एक विशिष्ट अगर उसकी रखनी है हमको चौड़ाई तो वो कैसे रखेंगे, फिर आप जाइए, आप फिर फॉर्मेट पे जाइए। अगर आपको ऑटोमेटिकली उसकी ऑटो जो कॉलम है उसकी जो जितना उसके अंदर संख्याएं हैं उसके हिसाब से अगर उसकी ऑटोमेटिक आपको विड्थ सेट करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं। और अगर सारे कॉलमों के एक साथ आपको ऑटोमेटिक विड्थ सेट करनी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और फिर किसी भी कॉलम के राइट पे जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। अपने आप सबकी जो चौड़ाई है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हम इसको दोबारा से उसी आकृति में ले आए हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो 2 कॉलम की जो जैसे ये कॉलम है, इस कॉलम को आपने इस कॉलम की जो चौड़ाई है दूसरे कॉलम के साथ बराबर करनी है तो इसको जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और उस पर जहाँ की बराबर करनी है वहाँ पर जाके पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विड्थ के अंदर आप दबा देंगे बटन और उसको ओके कर देंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी चौड़ाई जो ये टारगेट वाला था उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने जो इसकी चौड़ाई थी उसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई के बराबर कर दी थी, ठीक है। तो उसको आप कॉपी पेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं और आप चाहें तो माउस के माध्यम से भी इसकी लंबाई चौड़ाई को बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा था, ये माउस के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना। माउस की मदद से अब आप इसको चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। कॉलम की सहायता आप माउस की सहायता से आराम से उसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको किसी की बिल्कुल एक पर्टिकुलर जितनी उसके अंदर संख्याएं लिखी हुई उसके हिसाब से चौड़ाई निश्चित करनी है तो आप उसके जैसे आपको ई अगर ठीक करना है तो ई का जो राइट वाला जो कॉलम है, जो राइट वाली जो लाइन है, इस पर ले जाइए अपने माउस को, डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप सारी जो इसकी चौड़ाई है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो कॉलम है उसका आकार बदल सकते हैं। अगली बात आती है रो के आकार को बदलने की। तो रो में क्या हम बदलते हैं, रो में आप ऊंचाई बदलते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें हमने अभी देखी थी। आप रो की ऊंचाई कैसे, अगर विशिष्ट ऊंचाई सेट करनी है तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले ये रो ली, ठीक है ना। इस रो की आपको ऊंचाई सेट करनी है तो आप जाएंगे, आप फॉर्मेट में गए, होम के अंदर फॉर्मेट है, फॉर्मेट में गए और रो हाइट पे आपने क्लिक किया, आपने देखा 15 है, आपने इसको मान लीजिए 20 कर दिया। 20 करके देखा तो देखिए आप तुरंत इसकी ऊंचाई बढ़ गई। अभी आपको समझ में नहीं आया तो फॉर्मेट में फिर गए, रो हाइट मैंने 20 से अब कर दी 40। तो अब आप देखेंगे कितनी बढ़ गई, अब इसकी ऊंचाई और बढ़ गई, ठीक है ना। कंट्रोल जेड कर देंगे तो दोबारा वो अपनी नॉर्मल ऊंचाई में आ गया, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि दूसरी बात है कि अगर ऑटोमेटिकली हो सामग्री जो उसके अंदर हो उसको फिट करने के लिए, अगर आपको सामग्री को अगर फिट करना हो तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा। जैसे ये एक हमने कुछ लिखा है जिसका कि फॉन्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, जो थोड़ा बड़ा है, अगर उसके लिए आपको उसको सेट करना हो, जैसे इसका जो फॉन्ट है वो देख रहे हैं आप इस रो से बाहर निकल जा रहा है, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप जाइए और इसको जो है फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके आप क्या करेंगे, अब इसको पहले आप इस लाइन को, जिस लाइन को करना है उस लाइन को सेलेक्ट कर लिए, देखिए सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करके आप ऑटो रो हाइट करेंगे तो अपने आप वो देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ गई, इसकी ऊंचाई बढ़ गई और ये ऊंचाई बढ़ने के बाद ये अपने आप इसके अंदर समा गया। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसके जो निचला वाला भाग है उस पर जाके डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करते ही ये अपने आप देखिए डबल क्लिक किया तो अपने आप उसकी हाइट को ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके हैं, या तो ऑटो वाले उससे कर लीजिए फॉर्मेट में जाके, या फिर उसको डबल क्लिक करके उस तरीके से भी आप माउस की सहायता से भी उसकी हाइट को बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब माउस की सहायता से आप दूसरे तरीके से अगर बदलना चाहें इसकी हाइट को तो आप उसको खींच के पर्टिकुलर इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, इनकी चौड़ाई को ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा किया था माउस की मदद से, ठीक है ना, वही सेम तरीका है, ठीक है। फिर अगर आपको पूरे को करना हो तो आप इस पर जैसे कॉलम के केस में किया था, इस पर आप क्लिक करिए, इस पर क्लिक करके किसी भी उसको डबल क्लिक कर दीजिए तो अपने आप जो सारे हैं वो अपने आप कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको चौड़ा देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐसा भर दिया था जिसका कि फॉन्ट ज़्यादा था, तो ये ऑटोमेटिकली जो ये सेल है इसका फॉन्ट बढ़ गया है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऊंचाई अब लेगा। भले ही उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसका फॉन्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा फॉन्ट सेट हो गया। तो इसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉन्ट साइज उसका परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात आती है सभी सेलों को कॉपी या मूव करने की। तो इसमें हम 2 चीज़ें अभी देखेंगे।
कौन कौन सी, माउस का उपयोग करके सभी सेलों को कॉपी या मूव कैसे करते हैं, और मूव या कॉपी किए गए सेलों को मौजूदा सेलों के बीच इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सिंपली हमको करना क्या है, पहले से जो कुछ अभी तो हम बात करते खाली एक कॉलम, खाली एक सेल को इधर से उधर कॉपी करने की, अभी बहुत सारे सेलों को हम एक साथ कॉपी करना सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सेलों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह उसके डेटा को ले जाना, ये सीखेंगे, ठीक है ना। जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो इसके कौन कौन से तरीके हैं, इसका एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले कॉपी और पेस्ट वाली जो कमांड होती है, यहाँ ये कॉपी और पेस्ट वाली जो कमांड है, कट या कॉपी वाली जो कमांड है, उसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उन सेलों को सेलेक्ट करना होगा जिनको कि आपको कॉपी करना है, ठीक है ना। तो जिन सेलों को आपको कॉपी करना है आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ये जो सेल थे जो कि B3 से लेके और D8 तक हैं, उनको मैंने कॉपी वाली कमांड को दबाया और फिर जहां मुझे करना है उसके लेफ्ट में, उसको जो सबसे ऊपर वाला लेफ्ट वाला है उस पर आपने कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट में जाके उसको पेस्ट कर दिया। एक तो तरीका ये है, या फिर आप चाहें तो उसको अगर कट करेंगे तो ये कैंची वाला साइन है, इसको लिया, इसको रखा जहाँ पे पेस्ट करना है उसके सबसे ऊपर वाले कॉलम सेल पे रखा और देखो इसको पेस्ट करा, तो यहाँ से ये सब चीज़ें उड़ गई, यहाँ से वो डेटा उड़ गया क्योंकि हमने इसको कट करा है, ठीक है ना। कट करने से वो सारा निकल जाता है, ठीक है ना। उसको मूव करना बोलते हैं, वहाँ से सब चीज़ें मूव हो गई हैं। अब दूसरी बात है कि अब हम माउस की सहायता से करें, तो माउस की सहायता से करने के लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना है और फिर माउस में जब बन जाएगा तो अगर आप उसको वैसे ही ले जाएंगे बिना कंट्रोल को दबाए हुए तो वो सीधे कट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल को दबा के ले जाएंगे, कंट्रोल वाला बटन दबा लेंगे, अपना जो कीबोर्ड है जैसा भी मैंने दबा रखा है, तो मैं इसको जब यहाँ से ले जाऊँगा तो कॉपी होगा, ये कट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी और यहाँ पर भी मौजूद रहेगी, तो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे सेलों को कॉपी या मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दो तरीके आपके पास हैं, आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं। माउस के केस में आपको थोड़ा उसको परिवर्तित जो वो होता है उस तक रुकना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मूव किए गए जो सेल हैं उनको जब हम यहाँ ले जाते हैं, अगर पहले से एग्जिस्टिंग कोई सेल है वहाँ पर अगर हम उसको कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, तो वही है जैसे सिंगल सेल में होता है कि आपको राइट में उसको पेस्ट करना है, बाकी संख्याओं को कहाँ भेजना है, राइट में भेजना है, डाउन में भेजना है। जैसे मैंने ये डाउन का सेलेक्ट किया तो सारी चीज़ जो है वो नीचे चलेगी, जो बाकी के जो थे वो डेटा तो यहाँ आ गया और जो बाकी का डेटा था वो नीचे चला गया। अगर मैं इसको राइट करता, ठीक है ना, तो राइट करने के केस में क्या होता, राइट करने पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मुझे डालना है, फिर मैं इसको क्या करूंगा, इंसर्ट कट वाला किया है, मैं राइट करूंगा तो ये देखिए राइट में चला जाएगा, जो बाकी के जो चीज़ें थी वो राइट में चली जाएंगी, मतलब वो डिलीट नहीं होंगी, उस जगह पे वो रिप्लेस हो जाएंगी और वो आगे बढ़ जाएंगी। जो हमारा जो कॉपी किया हुआ है वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जब मैं यहाँ से लूँगा, मैं यहाँ से ये चीज़ें अगर ले जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, इस जगह पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके रखूँगा और फिर मैं जब जब मैं उसको जाऊँगा, उसको कॉपी इंसर्ट करने के लिए जाऊँगा, तो इंसर्ट करके मैं फिर सेलेक्ट करूँगा कि मुझे जो पहले से जो डेटा यहाँ पर मौजूद है इसको इधर भेजना है कि नीचे भेजना है, ठीक है ना, राइट में भेजना है कि डाउन में भेजना है, वो मैं सेलेक्ट करूंगा। तो उसके हिसाब से जैसे ही मैं उसको पेस्ट करूंगा तो वो या तो डेटा को राइट में धकेल देगा या फिर डाउन में धकेल देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का उपयोग करके आप सभी सेलों को कॉपी या मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगला वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कॉपी किए गए रिक्त सेलों को के डेटा अगर डेटा नहीं हटाना है तो कैसे रोक सकते हैं, सेल की सामग्री को मूव या कॉपी कैसे, सेल की सामग्री को करना है, सेल को नहीं करना है, जो सेल के अंदर लिखी हुई चीज़ है उसको कॉपी करना है, वो एक अलग तरीका है, ठीक है ना। उसके लिए वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अगर सेल की वैल्यूज़ को खाली कॉपी करना है या सेल के फॉर्मेट को या फॉर्मूले को कॉपी करना है वो कैसे करना है वो भी देखेंगे और फ्रीज पेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, अब आप हमको मैसेज के साथ साथ शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल, ठीक है ना। आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध वही रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले या फिर ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारी वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।